कहीं अनकहीं। देव साहब, ये किताब आपकी कब आई और इसमें क्या है? इसमें मेरी एक तो प्रारंभिक रचनाएं हैं कुछ तो, हम्म। और कुछ बाद की रचनाएं हैं। गांव की बात है तो गांव के बारे में कुछ लिखा कभी? एक तो मेरी गजल है, गांव का कोई हाल नहीं है, बरगद वाला ताल नहीं है, दबे पांव होली आती है, उड़ता रंग गुलाल नहीं है। बहुत खूबसूरत किताब है। देखिए, बच्चों के लिए भी लिखा है। देखना जी, जो बच्चों के लिए लिखना ना, हाँ। देखने में सरल होता है, लिखना बड़ा जटिल होता है। और हसरत के अलावा इसमें कुछ और? यह अपना सा घर लगता है, सच कहने से डर लगता है, सहमी सी दीवार खड़ी है, संग दिलों का डर लगता है। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर दस्तक। आप सभी जानते हैं, दस्तक में दस्तक देते हैं वो मेहमान जो साहित्य की दुनिया की ख़ास पहचान बना चुकी हस्तियाँ होती हैं और साहित्य की दुनिया में अपना ख़ास जिनका नाम होता है वक्त की दीवार पर, जो अपने ऐसे हस्ताक्षर कर देते हैं कि देर तक, दशकों तक, सदियों तक जिनका नाम सबके जहन पे छप जाता है और उनकी रचनाएं, उनकी पंक्तियां उनकी ज़बान पे रहती है। कुछ ऐसा लिख कर जो चले गए वो भी जाने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं, और जो लिख रहे हैं वो भी देर तक, किताबों के बाद, इंटरव्यू के बहाने, मुलाकातों के बहाने देर तक जो है सबके जहन में रहेंगे। और दोस्तों, यही तो बात होती है, लेखक होना अपने आप में कहते हैं कि भगवान का जिन पे ख़ास कृपा होती है उनके हाथ में कलम होती है, और हम पर भी ख़ास कृपा होती है कि कलम जो थामे हुए जो लोग होते हैं उनको हम हमारे मेहमान होते हैं और हम आपसे रूबरू करवाते हैं। इस कड़ी में आज दस्तक में दस्तक जिन्होंने दी है, मैं उनके बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कम समय में यही कहूँगी कि गज़ल, कविताएं, मतलब तमाम विधाएं हैं, काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, चरित काव्य है, और कर्ण के ऊपर भी उन्होंने पूरा लिखा, सीता माता के ऊपर लिखा, स्वामी विवेकानंद जी का पूरा उनका एकल पाठ है उनका, और उनकी माँ के साथ उनके संवाद है। काव्यात्मक शैली में पूरी की पूरी कहानी को, वेदनाओं को, संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने की जो कला है, वो जो काव्य कला में पूरा का पूरा किताब, पूरा का पूरा ग्रंथ उन पात्रों को लेकर लिखा गया है, बहुत अनोखे शिल्प के साथ है। और उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि कर्ण चरित्र काव्य लिखा, कहो न राग प्रबंध काव्य है, कहाँ हो नरेन महाकाव्य लिखा हुआ है, हसरतें कबीर जिंदा है, काव्य संग्रह 5 उनके काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, और हिमाचल विश्वविद्यालय से उनके कर्ण काव्य के ऊपर लघु शोध हुआ है, कथ्य शिल्प के ऊपर एमफिल हुई है। और सम्मान की बात करें तो स्थानीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और क्षेत्रीय जो अवार्ड सम्मान है उनकी झोली भरी हुई है, अलंकृत है। फिर भी काव्य केहरी सम्मान, साहित्य श्री सम्मान, साहित्य साधक सम्मान, कवि रघुवर दास सम्मान, विश्व हिंदी विभूषण सम्मान और साहित्य साधना सम्मान समेत अनेकों सम्मान उनकी झोली में है। और प्रयास एक पत्रिका है जिसमें निरंतर 5 साल से आप कॉलम लिखते हैं, त्रैमासिक पत्रिका है। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय देवदत्त देव साहब की। तो मिलवाते हैं आपसे। देव साहब, एक मुलाकात पहले भी आपसे हुई है और बहुत कुछ आपके बारे में जाना है, पहचाना है, बहुत कुछ साझा किया है। कर्ण के ऊपर भी आपने चरित काव्य लिखा हुआ है, पूरा चरित कर्ण के माध्यम से कर्ण की वेदना को अलग अलग पात्रों द्वारा जो उनके संवाद हुए हैं, हाँ के मतलब जो अपना उनकी माँ कुंती के द्वारा, भीष्म पिता कृष्ण जी, उनके सवाल जवाब को लेकर पूरा काव्य, चरित काव्य आपने कर्ण के ऊपर लिखा। फिर आपने नरेन के ऊपर लिखा, यानी स्वामी विवेकानंद जी, उनकी माँ के साथ उनके जो संवाद है, माँ मना करती है कि मत जाओ सन्यास, मतलब हाँ, कोई मान जाती, और बेटा समझाता है अपने दृष्टिकोण से, वो भी बहुत खूबसूरत महाकाव्य है। और इन काव्यात्मक के साथ साथ मैं तो ये कहूँगी जो और भी पुस्तकें हैं आपकी, ये कहीं अनकहीं, ये क्या है और इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। दोस्तों, किताब है
कहीं अनकहीं। तो देव साहब, ये किताब आपकी कब आई और इसमें क्या है? क्योंकि बाकी तो सब कुछ हमारे दर्शकों ने जाना, पिछली बार वीरेन के बारे में जाना, करण के बारे में जाना, और भी सवालों के जवाब बाकी थे, तो आज देने पड़ेंगे। तैयार है? तो जी, कहीं अनकहीं में क्या है? यूँ है उर्मिला जी, मूल में इसमें मेरी एक तो प्रारंभिक रचनाएं हैं कुछ तो, और कुछ बाद की रचनाएं हैं। मैंने शुरुआती दौर की रचनाएं पहले प्रकाश में लेकर आने का मन नहीं था, लेकिन फिर कुछ रचनाएं और जुड़ी तो लगा कि कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनको मैं प्रारंभिक रचनाएं भी पता चले कि मेरी साहित्यिक यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई है, प्रारंभिक लेखन मेरा कैसा था, और फिर मेरा जो निरंतर लेखन आगे बढ़ा है और उसमें क्या परिवर्तन आया है, मेरे भाव पर भी, शैली पर भी पड़ने वाला जो प्रभाव है, उससे स्वाभाविक है ये देखेंगे और बाद की रचनाएं देखेंगे, अंतर तो आएगा ही। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दो, फिर आपने जॉब कहाँ पे करी, क्या आपने क्या रोजगार रहा? जी, मेरा जो शिक्षा का, मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था आपको कि मैं ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा, वहीं पढ़ा। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रभाकर किया और मैं ओटी, ओरिएंटल ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, शिक्षा विभाग से, वो करने के बाद मैं हिंदी अध्यापक के रूप में लग गया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं पास की और मैं प्राध्यापक के पद पर कार्य करता रहा। अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। तो और ये जो आपकी शुरुआती दौर के, जैसे आपने कहा, पहले भी आपने बताया था कि आपका ग्रामीण परिवेश में ही आपका लालन पालन हुआ, पोषण हुआ, तो वो आपने तो वो दौर देखा है, टाट की बोरी पे स्कूल जाना, वो डंडे से टीचर का मारना झेला है? वो नहीं जी, हमने और कुछ भी तो जिस तरह हम सब बहन भाई पढ़ते थे तो बीच में लैंप रखकर चारों तरफ बैठ जाते थे, कोई और सुविधा तो नहीं थी। कितने बहन भाई थे? हम जी 2 बहन हैं और हम 6 भाई हैं जी। अच्छा। हाँ जी, और हमारे में से हम 4 पढ़े, 2 नहीं पढ़ पाए। अच्छा। वो खेती करते रहे, हम चारों ने नौकरी की है। अच्छा। हाँ जी। तो 6 और 4 10? 2 जी। 6 और 2 8। हाँ जी। तो वो 8 के 8 यूँ जी, वो 2 जिस तरह बहन थी, बड़ा भाई था वो तो पढ़े नहीं थे, बाकी के हम सब एक साथ पढ़ते थे। हाँ जी। कैसे हम छोटे थे, वो बड़े थे? लैंप को लैंप जिस तरह जी पहले अपने जो लालटेन कुएं ना जी, कुओं की बौन है जिसे वो टूट गई है, वो बीच में रख ली, उसके ऊपर लैंप रख दिया और हम चारों तरफ बैठ गए और अपना पढ़ने का कार्य करते थे। एक दूसरे को पढ़ाते भी थे, क्लासेस जो जिससे जूनियर होता था उसको समझाते भी होंगे। ये तो है जी, हम तो पुस्तकें भी जो कड़ी में लिया करते, पहले उसने पहले साल उसकी, अगले साल उसकी, मतलब जिसको पहली बार नया कपड़ा और नई किताबें मिल गई कपड़ों का भी यही रहता था ना, छोटे भाई ने। स्वाभाविक है जी, परिवारों में ये आम बात थी। हाँ, और वो दौर कितना अच्छा था, बहुत खूबसूरत। आज तो बच्चा किसी के कपड़े चाहे नए हों एक बार डाले भी नहीं डालता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पहले तो होता था कि बड़े के छोटे ने पहन लिया, उसके बाद तीसरा भी पहन लेता था। बस फटो ना, बस फटो ना अच्छा, टंगे भी पहन लेते थे। हाँ जी। वर्तमान में जो चालू हालत में किसी का टंगा हुआ है और कोई खेत से आया है, किसी को कहीं जाना, जिसका मिल जाए पहन के चलेगा, बस फिटिंग होनी चाहिए। ठीक बात है। तो ऐसा भी होता था, मतलब हमने सुना है ऐसा, क्या ये सच है? बिल्कुल जी, इतना ये चीजें नहीं थी जी। एक तो मतलब हम ना अपने लिए जी रहे थे, आज हम पहनावा जो भी कर रहे हैं हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, ये अंतर आ गया। इसलिए हमें उस समय गणना नहीं होती थी किसका कपड़ा है, बस हमने डाल दिया तो अपना है। क्या बात है, पहले हम अपने लिए जीते थे और अब हम दूसरों के हिसाब से, दिखावे के लिए। समाज क्या कहेगा, कोई देख लेगा क्या कहेगा, दूसरों को अच्छा दिखाना है, बस यहीं पे उलझ के रह गए, उलझ गए। क्या बात है दोस्तों, बहुत सारी बातें करनी है देवदत्त साहब से, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं। दस्तक में दस्तक दी है देवदत्त साहब ने, जो कि देव उनका पेन नेम है और गज़ल भी कहते हैं तो उनका तखल्लुस भी है, और बहुत सारी बातें करने को जी भी चाह रहे हैं और आपको भी पूरा मज़ा आ रहा होगा। गांव के ग्रामीण माहौल की बात कर रहे हैं, उस ज़माने के जब 4 भाई 2 बहनें 6 लोग थे। तो पहले तो 8 10 10 12 12 बच्चे एक घर में होते थे, तो पूरा जिला होता था, पूरा मेला घर में ही पूरा जिला होता था, है ना।
अड़ोसी पड़ोसी चाचे ताऊ को मिला के तो 25-30-50 लोग। ठीक बात है जी, है ना, क्या अलग ही माहौल था। और कोई तनाव नहीं होता था, कब लड़ पड़े, कब प्यार कर पड़े, कब किस बात पे रूठ गए। उसके लाभ भी थे जी। हमने आज बच्चा मिल बांट के खाना नहीं सीख रहा। हम ही पूरा परिवार था, तो बच्चों को जो भी चीज बाजार से आई है या कोई मेहमान ले आया वो भी बांट कर मिलती थी, तो मिल बांट कर खाना सीखते थे बच्चे। सही बात है। आज अकेला एक बच्चा है, उसको पता ही नहीं, और कितना उल्टा लटका के रखता है पेरेंट्स को। वही है। बहुत ज्यादा उनको उसी को गोद में लेके घूमते रहेंगे। बच्चे ने अगर एक निवाला खा लिया तो घर में ऐसा लग जाता है कि जैसे पता नहीं कौन सी लॉटरी निकल वो। और बच्चों के नखरे, उन बच्चों के नखरे भी पूरे हो रहे हैं। और तो आपके जमाने में नखरे करते थे बच्चे? यूँ जी, चलते नहीं थे जी, नखरे के ऊपर तो सजा थी माँ बाप की। लट लगता था कौन पीटता था पहले? ज्यादातर माँ मारती थी बच्चों को कि पिता? पिता कम मारते हैं, पिता तो देख ले इतना काफी है। पिता की तो नजर की शर्म। लेकिन अच्छा, माँ बच्चों को पीटती है तो बच्चों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं होता जी। बच्चा तो जो माँ मारती है, बच्चा माँ को ही लिपटता है ना। हाँ, क्या बात है। चलो, फिर जब आप ग्रामीण माहौल में का जिक्र कर चुके थे तो जी तो चाहा कि और भी बातें करूं, और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे कि साहित्यिक दृष्टिकोण से भी हमें बहुत पक्ष है हमारे, बहुत किताबों पे बात करनी है, और आपके हाथ में भी किताब है। गांव की बात है, तो गांव के बारे में कुछ लिखा कभी? गांव के बारे में मैंने पूरे बदलाव को लिखा है जी। अच्छा जी। हाँ जी, जिस तरह एक तो मेरी गजल है, गांव का कोई हाल नहीं है, बरगद वाला ताल नहीं है, दबे पांव होली आती है, उड़ता रंग गुलाल नहीं है। क्या बात है, ये मुकम्मल रचना है। हाँ है जी, स्वागत। तो मैं इससे पहले एक गीतिका है मेरे पास, वो भी गांव के ऊपर ही, वो सुनाता हूँ जी। घट और पनिहार मेरे गांव से रूठ गए हैं, घट और पनिहार मेरे गांव से रूठ गए हैं, जुलाहे और मनियार मेरे गांव से रूठ गए हैं। क्या बात है। यूं कहने को तो पंच सरपंच सब मिल जाएंगे, यूं कहने को तो पंच सरपंच सब मिल जाएंगे, न्याय नैया के पतवार मेरे गांव से रूठ गए हैं, घट और पनिहार मेरे गांव से रूठ गए, दरख्तों से घिरे ताल तलैया न जाने किधर गए, दरख्तों से घिरे ताल तलैया न जाने किधर गए, ऊंचे बुर्ज घाट कठार मेरे गांव से रूठ गए हैं, जुलाहे और मनियार मेरे गांव से रूठ गए हैं, गोर वे वीरान हुए उजड़ गए हैं सांझ के मेले। क्या बात है। गोर वे वीरान हुए। गोरवे किसको? गोरवा हमारे गांव के चारों तरफ का जो खुला, अच्छा, जो गांव की पगडंडी फिरनी होती थी, खुला प्रांगण कह लो। अच्छा, मैदान होते थे खुले गांव के बाहर। हाँ, गांव से बाहर, उसको गांव का गोरवा बोलते थे। जहाँ पे सारे सांग उत्सव होते थे, या पशुओं को इकट्ठा करना होता था, जो भी मेले लगते थे। अच्छा, उस जगह को। हाँ जी। तो गौरवे वीरान हुए उजड़ चुके हैं सांझ के मेले। सांझ के समय पूरे गांव के बच्चे उधर खेलने के लिए जाया करते थे, आज वो बातें नहीं है। तो ढोल डफ मृदंग मल्हार मेरे गांव से रूठ गए हैं, त्योहारों पर लोग शहर से लौटकर नहीं आते हैं, रंगीले तीज त्योहार मेरे गांव से रूठ गए हैं, मेरे गांव की मिट्टी कलात्मक रूह को तरस रही है, मेरे गांव की मिट्टी कलात्मक रूह को तरस रही है, कुंभ कलश के करतार मेरे गांव से रूठ गए हैं, घट और पनिहार मेरे गांव से रूठ गए हैं, राग रागनी लोकगीत अब सुनने को कहाँ मिलते हैं, राग रागनी लोकगीत अब सुनने को कहाँ मिलते हैं, देव से सौपन दस्तकार मेरे गांव से रूठ गए हैं, जुलाहे और मनियार मेरे गांव से रूठ गए। तो ये एक परिवर्तन की जो बयार बह रही है, उसमें मैंने देखा कि ये चीजें आज हमारे गांव में बदलाव टोटल चेंज हो गए बहुत ज्यादा। जब गांव में जाते हैं अब, तो जहाँ पर बस अड्डा होता था, छोटा सा कोठड़ा होता था, बड़ा सा पीपल का पेड़ होता था, बड़ के और पीपल के पेड़, बरगद के, अब देख रहे हैं कि वो टूट चुके हैं, उसकी जगह वहां कुछ और बन गया, नक्शा बदल गया जी। ऐसा है कि अब हमारे ऊपर जो आज कोई भी परिवर्तन बम्बई में हो रहा ना, अगले दिन वही गणवेश, वही बातें, वही चीजें अब गांव में आकर खड़ी हो गई। लेकिन वो घातक भी तो है। ये तो है जी, गांव के लिए तो तेज गति से जो परिवर्तन होता है ना, वो हमेशा ही घातक होता है। धीरे धीरे सहन हो, बदलाव के लिए हम तैयार हो। हम इस पिछले 20 साल का जो परिवर्तन है, उसके लिए हम मानसिक रूप से भी तैयार नहीं है, लेकिन बदलाव की बयार है इतनी
तेज गति से आई है कि इसीलिए तो हमारे मानसिक संतुलन है वो डावाडोल है, और रिश्तों में जो कमजोरियां आना, रिश्तों की रुग्णता का होना या शिथिलता का होना, यही एक कारक है, क्योंकि हम नितांत भौतिकवादी हो गए हैं। नहीं, एक चीज और है ना, कहीं तो हम तकनीकी के ज्ञान विज्ञान में उलझ के, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मोबाइल्स हैं आपका, और टीवी के इतने सारे चैनल्स हैं, उसके अलावा आपका कार्य क्षेत्र है, इसके अलावा आप रिश्तों से तो बिल्कुल कट गए। हाँ, रिश्तों से कट गए। अगर घर में 4 कमरे हैं तो 4 लोग चारों कमरों में मिलेंगे, 4 कमरों में 4 मोबाइल के साथ। इस कोने वाले को उस कोने वाले का नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। और वाकई मतलब हमें फायदे तो हमें उठाने चाहिए, पर हमें नुकसान ज्यादा उठाने पड़ रहे हैं। इसी का शायद विघटन, रिश्तों का जो तनाव है, रिश्तों का जो आजकल चल रहा है ताना बाना, ये भी कारण है। लेकिन पहले ये सब नहीं था तो कोई समस्या ही नहीं थी। अंतर आया जी, बहुत ज़्यादा अंतर आ गया समाज में। हम एक तो हमारे ना जो भौतिक चकाचौंध ने और हमारी जो क्या आत्मनिर्भरता है, वो एक अंतर है जी आत्मनिर्भरता स्वावलंबन में। स्वावलंबन में क्या होता है कि आदमी अपने पाँव पर खड़ा है, और आज उसी को हमने आत्मनिर्भरता मान लिया, हम स्वावलंबी तो हो गए, लेकिन उस समृद्धि ने हमारे को अलगाव दे दिया, मुझे किसी की क्या जरूरत है। तो ये भाव जब पैदा होता है तो रिश्ते रखते हैं, कमजोर पड़ते हैं। जी बिल्कुल, बहुत खूब। और कोई गांव के ऊपर और कोई कविता है कुछ, और इस किताब से कोई बहुत खास कविता जो दिल के बहुत करीब हो? शुरुआती दौर की कविताओं को ही उठा लीजिए। शुरुआती दौर की जो कविताएं होती हैं देव साहब, मोस्टली वो होती हैं जब हमें शिल्प शैली कथानक का नहीं पता होता, बस विचारों की अभिव्यक्ति होती है ना, उसको लेकर चलते हैं। लेकिन आपकी में तो पूरी निखार है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो है आपके प्रथम पुस्तक के ऊपर भी उस शैली का। यूँ अजय, मैं पहले ही बता चुका, मैंने बहुत सी रचनाएं लिखी, लेकिन धीरे धीरे जब बोध हुआ तो मैंने उनको स्तरीय न मानकर छोड़ दिया। मैं तो ये मानता हूँ कि इस सब के पीछे वो यानी एक तरह की भावभूमि तैयार करने वाली रचनाएं थी वो, जिनको मैं छोड़ गया गलती से, जबकि जो कुछ हूँ मैं आज उन्हीं रचनाओं के कारण में आगे कुछ लिख रहा हूँ। क्या बात है। तो जी। एक है जी जी। आती कहने में लाज मुझे, मैं कवि कर्म से भाग रहा हूँ। मैं पत्थर बनकर बैठा हूँ, भूल चुका हूँ पीर पराई। अब अंतर मन की पीड़ा से नहीं रही कोई असनाई। दिन में सोता चादर तान और रातों को जाग रहा हूँ। आती कहने में लाज मुझे, मैं कवि कर्म से भाग रहा हूँ। क्या बात है। मैंने मिलन और बिछुड़न के गीतों से है नाता तोड़ा, मधुर स्वर जो अनुभूति के उन सब को पथ में छोड़ा। मैं खुद को नहीं जानता किन साजों का राग रहा हूँ। आती कहने में लाज मुझे, मैं कवि कर्म से भाग रहा हूँ। क्या बात है। भटक गई है डगर लेखनी, जो कहना था वह भूल गया। इस दुनिया की चकाचौंध में जीवन का सार समूल गया। बिन बुझे इन बाणों को मैं बिना निशाने दाग रहा हूँ। आती कहने में लाज मुझे, मैं कवि कर्म से भाग रहा हूँ। क्या बात है। यानी आज रचनाकार अपने दायित्व से विमुख हो रहा है। कहाँ प्रसिद्धि मिलेगी, किन चुलबुली बातों से हम ख्याति प्राप्त करेंगे, उनकी तरफ हम जाता है। अपनी सुगंध सौरभ को मैं इस दुनिया को कब दे पाया। मिटा सका न भूख मनों की, कवि जीवन को व्यर्थ गंवाया। फल पुष्प व पत्तरहीन में बिन माली का बाग रहा हूँ। आती कहने में लाज मुझे, मैं कवि कर्म से भाग रहा हूँ। गिरवी पड़ी लेखनी मेरी सत्ता के गलियारों में, उसकी इच्छा पर गाता हूँ मैं गीत उसी के बारे में। परवश होकर टूल रहा हूँ, काल वेलिया नाग रहा हूँ। आती कहने में लाज मुझे, मैं कवि कर्म से भाग रहा हूँ। गुनहगार हूँ देश धर्म का, कवि कर्म में गौण रहा हूँ। वक्त बोलने का जब आया, नहीं कह सका मौन रहा हूँ। मैं खुद भी हूँ इस उलझन में, क्यों बिना सुलगी आग रहा हूँ। आती कहने में लाज मुझे, मैं कवि कर्म से भाग रहा हूँ। क्या बात है। मतलब कवि होकर कवि धर्म को मुकम्मल तरीके से ना निभाने की जो पीड़ा है, बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति देव साहब। दोस्तों ये देखिए आपने पीड़ा एक कवि मन की, एक कवि जो है एक कवि के मन की पीड़ा को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बहुत खूबसूरत किताबों पर और भी बातें करने, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है।
दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं दस्तक में दस्तक दी है देवदत्त देव साहब ने। नारनौंद हरियाणा से आए हैं। बहुत सारी किताबें हैं और हर किताब का अपना रंग है, अपनी खूबी है, अपनी खुशबू है। और भी किताबों पर करते हैं बात देवदत्त साहब से। देव साहब, ये जो आपकी किताबें हैं, कर्ण का जो आपने चरित्र काव्य हमने उस पर जिक्र किया, उसके बाद हमने स्वामी विवेकानंद जी उस पर भी हमने जिक्र किया, और फिर हमने जिक्र किया अपनी अगली पुस्तक पर भी किया जो कहो न राघव। हाँ, कहो न राघव। और ये बच्चों की चौपाल है, गीत संग्रह है। दोस्तों बहुत खूबसूरत किताब है। देखिए, बच्चों के लिए भी लिखा है। कहाँ वो महाभारत के जो पात्र हैं उन पर तो लिखा ही लिखा है, लेकिन बच्चों की कोमल भावनाओं को भी समझते हैं और इन पर भी कलम चलाई है, बाल साहित्य है। तो जरा उनसे इन कविताओं पर भी बात करते हैं। तो इसमें से कुछ सुनाइए जी। देखना जी, जो बच्चों के लिए लिखना ना, हाँ, देखने में सरल होता है, लिखना बड़ा जटिल होता है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमने बच्चे के स्तर पर जाना होता है, उनके बीच में बैठना होता है, उनकी गतिविधियां हैं, उनको देखकर भी हम अगली बात कर पाते हैं। तो वरना हमें बच्चों के मनोभाव को समझकर उसको अपने शब्दों में डालना एक चुनौती है जी। इसलिए जो रचनाकार बच्चों पर अधिक लिख रहे हैं ना, वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये लिखना मुश्किल काम है जी। हम भी जरा मुश्किल चीज़ों को बड़ी आसानी से सुनने वाले हैं जी। देखना, एक जो कामकाजी महिलाएं है ना, उनके बच्चों की जो पीड़ा है, मैंने उसको इसमें थोड़ा रखने की चेष्टा की है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है। तो माँ से जो बच्चा कह रहा ना, तुम काम पर चली जाती हो, मेरे जी को चिढ़ता रासा, हर रोज शिशु सदन में मम्मी रहता हूँ मैं भूखा प्यासा, आंख तरेरे रहती हरदम मिलता मुझको प्यार नहीं है, तुमको बतलाने के लायक आंटी का व्यवहार नहीं है, बात बात पर करती गुस्सा मेरी सुनती एक नहीं है, भले और कुछ भी हो लेकिन वह आंटी तो नेक नहीं है। हमने आया के कहीं भी छोड़ते हैं जी, बिल्कुल। लगता धन के चक्कर में तुम भूली माँ का फर्ज निभाना, तुम बिन अम्मा कष्ट झेलता बंद करो तुम ऑफिस जाना। क्या तो बच्चा कह रहा है? हाँ, बच्चा ये कहता है कि माँ चाहिए उसे घर पे, माँ चाहिए उसको। हाँ, मेड नहीं चाहिए। मेड से तंग आ गया। हाँ जी। और मेड भी तो तंग आ गई होगी। हाँ, वो तो उसका तो बता ही रहा है जी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। कुछ और रचनाएं हो जाए, बड़ी मासूम सी रचनाएं हैं और खूबसूरत आवरण के साथ, हर आवरण के साथ रचना को बहुत खूबसूरत तरीके से पेश किया है जी। ये दादी माँ के ऊपर है। अच्छा जी। बूढ़ी दादी पास बुलाती, अच्छी बात सुनाती, दादी की हर बात पुरानी बन जाती है एक कहानी, बड़े चाव से हम सब सुनते, हम भी नई कहानी बुनते, कहने को बूढ़ी दादी है लेकिन घर की शहजादी है, सब घर वाले टहल बजाते नित दादी को शीश नवाते, उसकी मर्जी से घर चलता कभी न उसका कहना टलता, दादी रखती ख्याल सभी का रोज पूछती हाल सभी का। क्या बात है। दादी वाकई बहुत खूबसूरत। दादी माँ तो माँ से भी बढ़कर दादी है। जो दादी दे सकती है वो तो बहुत खूब। मुझे देवदत्त साहब एक किस्सा याद आ रहा है कि मेरे चाचा की लड़की थी मुझसे 6 महीने बड़ी, तो अपना भी जमींदारी का गांव, जमींदारी का काम था, खेती बाड़ी का। तो पापा तो आर्मी में थे। जब गांव में आते थे तो लामणी होती है ना, गेहूं कटते हैं जिन दिनों में, तो सब खेतों में जाते। तो मेरी दादी, हम 2 बहनें, जो चाचा की लड़की 6 महीने बड़ी, दरवाजे की साकड़ से 2 रस्सी बांध देती थी और एक रस्सी हमारे पाँव में, और दादी रोटी बनाती थी। हम चक्कर काटते थे गली में कहीं निकल ना जाए, इसलिए दादी रस्सी बांध देती है, जहां तक रस्सी जाते, रस्सी नहीं जाती वापस दादी के पास आके बैठ जाते। तो दादी जो है, जितना दादी से प्यार मिलता है इतना किसी, दादी और नानी, सही बात है। हाँ, कहानियां उनसे सुनने को मिलती हैं, दुलार मिलता है।
बहुत खूब। इनको तो, ये तो ऐसे पात्र हैं, इनको तो, इन पर भी कुछ मुझे लगता है थोड़ा सा काव्य, कुछ कथा इनके ऊपर भी लिखनी चाहिए, दादी और नानी के व्यक्तित्व पर। शायद मैं कोशिश करूंगी, अगली बार मैं आपको सुनाऊंगी। चलो जी। जी बहुत खूब जी। और बहुत खूब दोस्तों, बातों का सिलसिला चलता रहेगा और कविताओं का भी सिलसिला चलेगा। देव साहब कोई कविता लेकर बैठे हैं? बिल्कुल जी। अब आपने कहा नहीं दादी और नानी, हाँ। तो नानी के घर में या नाना के घर में जो बच्चा किस प्रकार हाँ। अपने आप को सहज पाता है, उसके ऊपर एक बच्चों की कविता है। नाना के घर ठाठ निराले, जो मांगू वो मिल जाता है। नाना के घर ठाठ निराले, जो मांगू वो मिल जाता है। पाकर ज्यादा खेल खिलौने, मेरा अंतर खिल जाता है। क्या बात है। उठा पटक करता हूँ दिन भर, खेल खिलौने तोड़ बगाता। बिना रोक टोक सब करता हूँ, जो भी मेरे मन में आता। मुझको नानी के घर में पड़ती माँ की मार नहीं है। बात बात पर सुनने वाली पिता की फटकार नहीं है। मुझे मारने मात दौड़ती, नानी आगे आ जाती है। सुन नानी की डांट डपट को, माँ फिर पीछे हट जाती है। मेरी माँ कुछ ना कर पाती, रह जाती है भींच मुठियाँ। मेरे मन में एक तमन्ना, नाना के घर कटे छुट्टियाँ। क्या बात है, नाना के घर कटे छुट्टियाँ। क्या बात है। पहले तो 2-2 महीने रह के आते थे। हाँ जी, अब तो देखो वो भी चलन गया जी, चलन गया। बस तो तकलीफ तो होती है ना, वो दौर। बच्चों का ट्यूशन चल रहा है, अब ये चल रहा है, नहीं बच्चों का बचपन हमने छीन लिया जी। छीन लिया, बिल्कुल। देव साहब, बच्चों की चौपाल पे भी हम जा चुके हैं, कर्ण से मिल चुके हैं, वीरेंद्र हमारे, जो बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारे पास 2 किताबें और हैं जिन पर अभी चर्चा बाकी है। ये है हसरतें, गज़ल संग्रह। बहुत खूबसूरत किताब है दोस्तों। देखिए, हसरतें हैं। और हसरत तो देव साहब वो होती है जो पूरी ना हो। हसरत तो वही होती है। ये नहीं, हसरतों के बोझ तले दब गई हैं हसरतें। हाँ। तो दबी हुई हसरतों को निकालते हैं और इसमें से कुछ पढ़कर सुनाइए। ये किताब कब आई? ये 17 में आई थी जी। इसमें से कुछ देखें, आपकी दबी हुई हसरतें बाहर आएंगी। बहुत खूब। एक छोटी बहर की गजल है जी। लोग यहाँ मजबूर बड़े हैं, सब अपनों से दूर खड़े हैं। लोग यहाँ मजबूर बड़े हैं, सब अपनों से दूर खड़े हैं। देखा है बिन पानी बदले, इस बस्ती के ताल सड़े हैं। जीत नहीं है, हार नहीं है, दुनिया के दस्तूर लड़े हैं। आज हमारी बस्ती में भी बूढ़े सब बेहाल पड़े हैं जी। उन लोगों की मैं क्या जानूं, जो जग में बिन बात अड़े हैं। सुन ले दुनिया ध्यान लगाकर, नगमे को ही नूर जड़े हैं। ये छोटी बहर में एक छोटी सी रचना आपके सामने रखी जी। और आपने इस किताब का नाम हसरत रखा। हाँ जी। हसरतें तो बहुत खूबसूरत नाम है। ये किसी ने सजेस्ट किया कि ना जी, मेरे एक तो गजल है जी इसके ऊपर। हद हसरतों के दौर में डर गई हैं हसरतें, हसरतों के बोझ से मर गई है हसरतें। हसरतों की कोख से जन्म लेकर हर दफा, हौसला दिल में नया भर गई है हसरतें। तो इस गजल के उस पर मैंने इसका हसरत के ऊपर ही मुकम्मल उन्वान के लेके, हाँ, उसी उन्वान पे, उसी टाइटल से जी। तो इसमें जिस तरह बेबसी तो देखिए उम्र भर के ही लिए, हाथ में कासा मेरे धर गई है हसरतें। भिखारी बना देती इच्छाएं हमें। सही बात। हम ये देखना भूल जाते हैं कहाँ हमें पात्र किसके सामने करना चाहिए। तो ये इसलिए कहा है कि हाथ में कासा मेरे धर गई है हसरतें, उलझनों को छोड़कर जा मिला हूँ देव से, क्या मुझे लेना कहाँ पर गई है हसरतें। क्या बात है। जब हमें आपका तखल्लुस भी आ गया। हाँ। बहुत खूब। बहुत खूबसूरत गज़ल। दोस्तों, अब काव्यों का, जो हमारे महाकाव्य, चरित्र काव्य, खंड काव्य, उन पर बात हुई और जीवन परिचय पर भी बात हुई और बच्चों की चौपाल में भी गए और अब गज़ल पर बात हो रही है और गज़ल पर और भी बात करनी है, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं।
दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं दस्तक में, और दस्तक में दस्तक दी है देवदत्त देव साहब ने, और गज़ल पर बात हो रही है और हसरतों पर बात हो रही है। हम भी देखें देव साहब की और कौन कौन सी हसरतें बाकी हैं। देव साहब, हसरतें जो आपकी मुकम्मल गज़ल संग्रह है, इसमें हसरत के ऊपर जो हमारी हसरतें हैं दब गई हैं, और हमने हसरतें इतनी लाद ली हैं कि हम अपनी हसरतों के बोझ तले खुद ही दब के दम तोड़ रहे हैं। ये हालात हो गए हैं, पर हसरतें पालना भी तो ज़रूरी है ना। जरूरी है जी, है ना? वो मैंने ना कहा नरेन में एक छंद था, वो माँ कहती है, बेटा बड़ी हुई लालसा तुम्हें कहाँ नहीं ले जाएगी, लालसा के अंतर में भी पर लालसा पाएगी। आज परम सत्य की लालसा, कल कुछ और अभिलाषा होगी, समय स्थान अवस्थान और सुख की ओर परिभाषा होगी। लालसाओं का सिलसिला है जी, ये तो क्या बात रुक है। नहीं सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। और हसरत के अलावा इसमें कुछ और गज़ल का कुछ और प्रारूप जी। यह अपना सा घर लगता है, एक गज़ल है छोटी बहर में। यह अपना सा घर लगता है, यह अपना सा घर लगता है, सच कहने से डर लगता है, सहमी सी दीवार खड़ी है, संग दिलों का दर लगता है। यह अपना सा घर लगता है, पीड़ा का अनुवाद किया है, उसका दामन तर लगता है। पीड़ा का अनुवाद किया है, उसका दामन तर लगता नहीं, है। ये बहुत अनोखी पंक्ति है, पीड़ा का अनुवाद किया है। पीड़ा का रूपांतरण ही हाँ, मैं तो समझ गई हूँ, पर बहुत खूब, शब्दावली बहुत खूबसूरत है। हमने दुनिया को देखा तो भीड़ में तन्हा हर लगता है, जख्म हरे वो कर जाते हैं, उनको मौका गर लगता है। क्या बात है। यह तो कहना नामुमकिन है, उनका तीर किधर लगता है। वह जुल्मों को सहता होगा, देव झुका सा सर लगता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। एक गज़ल और हसरत से ही। मुझको वफा का इनाम दे गया, सिर पर बुराई तमाम दे गया। क्या बात मैं ये सोच रही हूँ कि गज़ल की एक खास खूबी और होती है कि दो पंक्ति में मुकम्मल बात हो जाती है। ये तो है जी, गजल है ना, देखना। गजल कुछ भी कह देना तो गजल नहीं है, लेकिन गजल में सब कुछ कहा जा सकता है। गागर में सागर होता है। हाँ, जिस तरह हमारा हिंदी का दोहा छंद है ना, उसमें हम सब समेट लेते हैं। इसमें भी एक शेर है ना, अपने आप में मुकम्मल, ये मुकम्मल शेर था जो अभी आपने कहा, फिर से सुनाइएगा। मुझको वफा का इनाम दे गया, सिर पर बुराई तमाम दे गया। हमको सरासर वही सुनाइए, किस्सा नया जो हजाम दे गया। क्या बात है। खामोश बैठा रहा वो सामने, उठ कर चला तो सलाम दे गया। आया नहीं रास नगन घूमना, पर्दा हया का हमाम दे गया। खत जो मिला लाश के करीब था, सब अटकलों को विराम दे गया। कल खूब कीचड़ उछालता रहा, वह बद्दुआ भी तमाम दे गया। सौगात देना नई जहान को, ये ख्याल मुझको कलाम दे गया। बहुत खूब, बहुत खूब। हसरतें भी बहुत खूबसूरत हसरतें हैं आपकी, एक से बढ़कर एक गज़ल। और एक किताब और मेरे हाथ लग गई है, कबीर जिंदा है। देखिए दोस्तों, कबीर जिंदा है। अब ये कौन सा कबीर जिंदा है, ये तो देव साहब बताएंगे और इसमें से सुनाएंगे भी। और ये आपने किताब का नाम रखा है कि कबीर जिंदा है। ये कौन सा कबीर है? आप अपने वाले कबीर की बात करें, संत कबीर साहब। संत कबीर मेरा तो इसका ये तो वैसे तो एक शेर है मेरा। उसको मैंने इसका उन्वान रखा, शीर्षक दिया इसको। लेकिन कबीर जिंदा का मायना, कबीर का जो चिंतन मरने वाला नहीं है। कालजयी रचनाकार था, चिंतन कालजयी है। उनके जो दोहे और उनकी प्रासंगिकता है ना, वो कहीं जा नहीं सकती। विचारधारा का अंत कभी नहीं होगा। नहीं, कबीर जैसा रचनाकार तो विरला ही होगा, विरला ही होगा, बिल्कुल। तो कबीर जिंदा है और ये गजल संग्रह का आपने नाम रखा है, तो इसमें से हम आपसे सुनना चाहेंगे जी। इसमें से सुनना मुझे, आपकी मर्जी। आपके मोबाइल में भी आपकी रचनाएं हैं, इसमें भी है, जिसमें आपको सहूलियत लगे। हमें तो सुनने से मतलब है जी।
एक छोटी बहर में गजल सुनाता हूँ जी आपको। जी, ये कबीर जिंदा से। कबीर जिंदा से सुनाऊं? हाँ, कबीर जिंदा है, इससे भी सुनाइए। और कोई बहुत ही खास रचना हो तो इसके बाद ये भी सुना सकते हैं जो आपने चुन के रखी है। जी। यही है जी, आपका जो सवाल था उसी पर है। अच्छा। अभी तो मेरा जमीर जिंदा है, मेरी कथा का कबीर जिंदा है। अभी तो मेरा जमीर जिंदा है, मेरी कथा का कबीर जिंदा है। चला गया है जो छोड़कर महफिल, ख्यालों में वो फकीर जिंदा है। अभी तो मेरा जमीर जिंदा है, जो रोकती है करीब आने से, जो रोकती है करीब आने से। अभी दिलों में लकीर जिंदा है। क्या बात है। अभी तो मेरा जमीर जिंदा है, निभा लूंगा तमाम रिश्तों को, निभा लूंगा तमाम रिश्तों को। मेरा अभी तो अमीर जिंदा है। कहो मैं कैसे गुलाम बन जाऊं, कहो मैं कैसे गुलाम बन जाऊं। अभी तो मेरा वजीर जिंदा है। नए नए दर्द रोज मिलते हैं, कहूं मैं कैसे बसीर जिंदा है। कभी भटकने न कारवां दूंगा, मेरे ख्यालों में मीर जिंदा है। अभी तो मेरा जमीर जिंदा है, मेरी कथा का कबीर जिंदा है। क्या बात है। और जब तक कथा में कबीर जिंदा रहेंगे और शब्दों में रहेंगे और साहित्यकारों के जहन में कबीर जिंदा रहेंगे, मुझे लगता है साहित्य सृजन इसी निरंतरता से, इसी खूबसूरती के साथ, पूरे लक्ष्य के साथ अग्रसर रहेगा और सार्थक भूमिका अदा करेगा साहित्यकार अपने लेखन में, अगर उनके भीतर कबीर जिंदा हो तो। ये तो है जी, चिंतन। हाँ। कबीर का यानी यहाँ पर चिंतन का पर्याय मानिए, और जो समाज को जहन में रखकर जो चिंतन करता है तो स्वाभाविक है वो कबीर का अनुगामी है। सही बात और है। कबीर जैसे जो संत और रचनाकार जो प्रातः स्मरणीय और वंदनीय है, उनका होना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत भाग्यवान है कि हमें, हमारी भारत भूमि ने हमें ऐसे ऐसे संत फकीर कबीर हमें ऐसे दिए हैं। और आपने बहुत खूबसूरत कोई छोटी सी रचना आपने स्क्रीन पे निकाल के रखी हुई है, ये क्या है जरा सुनाइए। ये एक छोटी बहर में एक रचना है जी, मेरा यूं था जी। नफरत का संसार है बाबा, क्या कोई उपचार है बाबा। नफरत का संसार है बाबा, क्या कोई उपचार है बाबा। क्या बात है। बस खाली है सौदेबाजी, बस खाली है सौदेबाजी। कौन किसी का यार है बाबा, घर में तो तकरार है बाबा, क्या कोई उपचार है बाबा। अब कैसे मैं सह पाऊंगा, अब कैसे मैं सह पाऊंगा। दर्द हदों से पार है बाबा, नफरत का संसार है बाबा। बहुत खूब। छाई है हर ओर उदासी, ओझल तो रसधार है बाबा। जीवन लगता खेल तमाशा, रोज नया किरदार है बाबा। क्या बात है। उपदेशों के बदले दौलत, जो बात हमारी पहले चली थी, उपदेशों के बदले दौलत एक नया व्यापार है बाबा। समझा था मैं भोली भाली, दुनिया तो मक्कार है बाबा। कैसे कह दूं घर को घर में, रिश्तों का बाजार है बाबा। इस दुनियादारी के आगे देव बड़ा लाचार है बाबा। क्या बात है। बहुत हाँ, इसी बहर में एक और भी है, अगर आप कहें तो। जी नहीं, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि जी चाहता है और सुने, पर समय है सरकार बाबा। ये जो समय है ये हमारी सरकार है बाबा। बहुत खूब देवदत्त साहब, बहुत खूब। और मज़ा आ गया जितना कुछ सुन के, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और जीने के हुनर जो है आपकी बातों से, आपकी रचनात्मक शैली से, और हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा, हमें यकीन है। बहुत गुणीजन हमारे साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं एक मयार ही अलग होता है कार्यक्रम का, और आज लुत्फ़ लिया होगा सभी ने। आप आए, जस टीवी में दस्तक दी और अब बहुत कुछ साझा किया। दर्शकों का भी जी हृदय से नमन है और आपको जी सर, बेहद शुक्रिया। दोस्तों,
यूं ही आते रहेंगे चमत्कार लेकर। चमत्कार से कम कहाँ है हमारी खास हस्ती, जब हमारे इतने प्रबुद्ध गुणीजन हमारे साथ होते हैं, चमत्कार ही होता है। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहिए और हम भी आते रहेंगे इसी तरह एक मुकम्मल मुलाकात के साथ। और अब मुझे और देवदत्त साहब को, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम। नमस्कार।